हेलो एवरीवन। चलो भाई, सॉइल फिजिक्स की हम लोग कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखो सॉइल फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। एग्जामिनर को जब करना होता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ, तो वो थोड़ा सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि भाई सबसे बड़ा जो टॉपिक आपके सॉइल साइंस में वो सॉइल फिजिक्स का है, तो कई सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बन जाते हैं आराम से। ठीक है, चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सॉइल के अंदर हीट का मूवमेंट कैसे होता है। क्या कह रहा है? हीट ट्रांसफर थ्रू सॉइल अकर्स प्राइमरीली बाय, किस तरीके से हीट मूव करेगी सॉइल के अंदर। ठीक है, अब भाई ठंडी आ गई है, गर्मी सॉइल को भी चाहिए। पहला लिखा है कन्वेक्शन। क्या होता है कन्वेक्शन, आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्शन आपको सॉइल में कम और एयर और लिक्विड में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है कन्वेक्शन? देखो ठंडी से हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे कन्वेक्शन में देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने बाल्टी में भरा गर्म पानी और उसके ऊपर आपने डाला ठंडा पानी। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि गर्म पानी ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम तक छोड़ दोगे तो गर्म पानी ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम थी। डेंसिटी कम थी तो ये ऊपर चला जाएगा और ठंडा पानी जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में नहाओगे गर्म गर्म पानी, बाद में आएगा क्या? ठंडा पानी आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। अगर पार्टिकल का मूवमेंट के साथ हीट का मूवमेंट होगा उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे वाटर के पार्टिकल ही ऊपर चले गए और उन्हीं के साथ हीट भी आपकी ऊपर ही चले गई। दैट इज कन्वेक्शन, जहाँ पार्टिकल के मूवमेंट के साथ साथ क्या होगा? हीट का भी मूवमेंट होगा। पहला क्लियर। सेकंड है हमारा बिल्कुल सही, अगर आपको पता था बी कंडक्शन है तो एकदम करेक्ट आंसर है। कंडक्शन मतलब कि भाई अब सॉइल में ऐसा अपने तो सॉइल ऐसा तो नहीं होता कि आप एक तरफ की सॉइल को गर्म करोगे तो वो ठंडी की, जहाँ सॉइल आपका ठंडा है उस तरफ चली जाएगी और ठंडी वाली इधर आ जाएगी। सॉइल में ऐसे सॉइल का मूवमेंट नहीं होता। सॉइल में क्या होता है, एक पार्टिकल जब गर्म होगा तो वो गर्म होने के बाद दूसरे पार्टिकल को गर्म करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा और पार्टिकल के थ्रू मूवमेंट होगा। वहाँ पार्टिकल ही मूव कर जा रहे थे, गर्म पार्टिकल ही मूव कर जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पार्टिकल के थ्रू मूवमेंट होगा। पहले एक गर्म होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं और सॉइल में यही देखने को मिलता है। तीसरा हीट मूवमेंट का तरीका रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब भाई सन, सूरज से जो गर्मी यहाँ पे आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। इसमें काम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई पार्टिकल वार्टिकल किसी चीज की जरूरत नहीं, एकदम खाली स्पेस से वैक्यूम से भी ये ट्रेवल कर जाती है। कौन? रेडिएशन आपका। तो बी जो यहाँ पे आपका कंडक्शन है वो राइट आंसर चला जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई आपका आइडियल सॉइल है तो उसके अंदर आपका सॉइल के अंदर एयर और वाटर का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, क्या बोला? सॉइल के अंदर एयर और वाटर का परसेंटेज कितना होगा। देखो क्वेश्चन कई बार आसान होते हैं, आसान तो होगा क्वेश्चन, पर दिक्कत ये हो जाती है कि भाई क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अब वही बात है भाई, एग्जाम के प्रेशर के साथ साथ वो चीज़ें क्लिक करें उस टाइम ना करें, है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए एमसीक्यू लगाना भी थोड़ा जरूरी है, मॉक देना भी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन आता होगा और आप एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा सा भी आके आपका एक आध क्वेश्चन इधर उधर निपट गया तो आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन एक निपटा और रैंक आपकी 20-25 निपटी। ठीक है, तो भाई आपने ये जरूर पढ़ा होगा जब हम सॉइल की कंपोजिशन की बात करते हैं कि भाई सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक पाई चार्ट बनाते हैं। तो जब हम सॉइल की कंपोजिशन की बात करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, सॉइल में 4 चीज़ें प्रेजेंट होती है। सॉइल में सबसे पहले 4 छोड़ो, 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक होता है जो होगा सॉलिड स्पेस और एक होता है आपका पोर स्पेस। सॉलिड मतलब सॉलिड पार्टिकल, पोर मतलब जो खाली खाली स्पेस सॉइल में प्रेजेंट है। सॉलिड स्पेस होगा आपका 50% और 50% ही होता है क्या? पोर स्पेस। ये भी ध्यान में रखना है आपको। 1:1 का रेशियो यहाँ पे सॉलिड और पोर्स के बीच। सॉलिड में 45% क्या आता है? मिनरल मैटर, मिनरल मैटर यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और 5% आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर भी तो सॉलिड होता है। 25% आती है एयर, सॉइल एयर, और 25% ही आता है क्या? सॉइल वाटर। ठीक है, तो 25 यहाँ पे जो है आपका आंसर करेक्ट चला जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा। तो ये वॉल्यूम के बेसिस पे कंपोजिशन है कि किस चीज ने कितना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है सॉइल के अंदर। चलो भाई, इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सॉइल में क्या ज्यादा होगा। तो भाई N2, 3 इंपॉर्टेंट गैस है, N2, O2, CO2। होने के लिए तो बहुत गैसेज होती है, पर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे सॉइल में वो ये 3 गैसेज होंगी। ठीक है, N2, O2 एंड CO2। भाई N2 तो सबसे ज़्यादा है, 78% के आसपास जितनी भी गैसेज है वो सारी की सारी N2 हैं। फिर भी सॉइल में सबसे कम N2 होता है, क्योंकि भाई N2 मतलब नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन को प्लांट N2 की फॉर्म में आप टेक नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की बात करते हैं। भाई देखो प्लांट, सॉइल के अंदर है प्लांट की रूट्स,
ये आज क्या हो रहा है भाई? ठीक है, सॉइल के अंदर क्या है? प्लांट की रूट्स है। ठीक है, चलो N2O2CO2, N2O2CO2 आपका ये दोनों जगह होगा, मतलब हवा में भी, एयर में भी है, एटमॉस्फेयर में भी और सॉइल के अंदर भी है। अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो भाई सॉइल में होती है प्लांट की रूट्स। प्लांट की रूट करती है रेस्पिरेशन, तो लेंगी ऑक्सीजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी तरह सांस लेंगे तो लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन की हो जाएगी सॉइल के अंदर कमी। ऑक्सीजन लेने के बाद सॉइल की रूट CO2 को रिलीज करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी CO2 को रिलीज करेंगे तो CO2 जाएगा बढ़। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर आपका 0.03% CO2 होता है, अभी तो 0.04% हो गया, बढ़ा दिया आप लोगों ने, पर सॉइल के अंदर 0.25 से 0.3%, या फिर आप कह सकते हो 10 टाइम्स मोर होगा। क्यों होगा मोर? क्योंकि भाई रूट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन वगैरह चल रहा है, सब में CO2 का रिलीज होगा, और सब में CO2 का अगर रिलीज होगा तो आपका क्या होगा? यहाँ पे सॉइल में CO2 बढ़ जाएगा। कितना? 0.25 से 0.3% CO2 देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर जो है जाएगा। अच्छा, ये तो अपन बाद में आएंगे, जो नीचे लिखा है ये अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर ये आप क्वेश्चन जल्दी बताओ। थर्मल कंडक्टिविटी, इनमें से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होगी? आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इसमें किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। कई बार इस तरीके से नहीं, वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि आपका मतलब ऐसे पूछ लेंगे कि भाई लोमी, ऐसे लिख देंगे लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, पीट सॉइल, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आपको एक सीक्वेंस भी दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है किसकी कम है। अब कैसे याद करें भाई हम थर्मल कंडक्टिविटी? रट्टे मारते रह जाएंगे। तो देखो, रट्टे से बचना है तो इसका भी एक आसान कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे क्या है थर्मल कंडक्टिविटी में, ये देखो ये सॉइल के पार्टिकल है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है? थर्मल मतलब गर्मी, हीट किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से कर रही है? कंडक्शन से कर रही है। कंडक्शन मतलब एक पार्टिकल गर्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये आपका क्या हो गया? हीट मूवमेंट का तरीका हो गया। अब आप थर्मल कंडक्टिविटी को डायरेक्टली जोड़ोगे पोरोसिटी के साथ। पोरोसिटी मतलब खाली स्पेस, पोरोसिटी खाली स्पेस। खाली स्पेस मतलब ये मान लो कि एक सॉइल था जो ऐसे था, दूसरा सॉइल मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो इसमें गैप आ गया, गैप आ गया तो हीट ये इतनी अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसमें हीट का जो मूवमेंट था वो स्लो हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर पोर स्पेस ज़्यादा है तो हीट स्लो मूव करेगी, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई सैंडी सॉइल की पोरोसिटी कितनी होगी? ज़्यादा है कम? सैंडी सॉइल में पोरोसिटी कम होती है, लोमी में उसके बाद थोड़ा सा आपकी बढ़ जाएगी। क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पोरोसिटी होती है, पता है हम सबको। पीट, पीट मतलब ऑर्गेनिक सॉइल। इस बार एफओ में क्वेश्चन भी था शायद, कुछ एफओ में था कहीं तो था। पीट क्या है? आपकी ऑर्गेनिक सॉइल। 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब पोर्स ही पोर्स, काफ़ी ज़्यादा पोरस स्पेस होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी सैंडी सॉइल की, उसके बाद आएगा लोमी, फिर क्ले सॉइल, और सबसे कम होगी पीटी सॉइल की। क्यों? क्योंकि भाई एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तो हीट ट्रांसफर होने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस है थर्मल कंडक्टिविटी का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वाटर डज द टर्म PF रिप्रेजेंट? क्या होता है भाई ये PF? स्कॉफील्ड नाम के साइंटिस्ट ये टर्म दे के तो चले गए, परेशान हम लोग हो रहे हैं। स्कॉफील्ड, देखो PF मतलब क्या हुआ, आप सिंपल टर्म में समझो PF क्या होता है। PF मतलब कि ये सॉइल का पार्टिकल है और ये है पानी। सॉइल का पार्टिकल किस फोर्स से पानी को अपने साथ बाइंड करके रख रहा है, दैट इज PF। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है? वाटर कंटेंट, पोटेंशियल, टेम्परेचर बता रहा है या डिटेंशन कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है, चलो देखो PF आपको यहाँ पे बताते हैं, पोटेंशियल बताता है। मैंने क्या बोला कि ये आपका सॉइल है, वाटर को ये अपने साथ किस प्रेशर से या किस फोर्स से बाइंड करके रख रहा है। ठीक है, इसी प्रेशर को हम लोग एज अ पोटेंशियल मेजर करते हैं। इसी प्रेशर से हम लोग, प्रेशर मतलब एनर्जी, प्रेशर मतलब वो एनर्जी को कम कर रहा है, इस एनर्जी को हम मेजर करते हैं, और एनर्जी मतलब पोटेंशियल को हम कुल मिला के यहाँ पे मेजर करते हैं। PF आपका एक तरीका है जिससे हम सॉइल की एनर्जी या पोटेंशियल का आइडिया लगाते हैं। या फिर आप सिंपल टर्म से मैंने आपको बताया कि आपका जो सॉइल है वो किस एनर्जी के साथ, किस प्रेशर के साथ वाटर को अपने साथ बाइंड करके रखेगा। जितना ज़्यादा PF उतना ही ज़्यादा सॉइल आपका क्या है, उतना ही ज़्यादा सॉइल वाटर को अपने साथ उतना ही टाइटली बाइंड करके रखेगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा। द साइज ऑफ पेड इन सॉइल स्ट्रक्चर, कह रहे हैं कि भाई साइज ऑफ पेड इन सॉइल स्ट्रक्चर कौन बताएगा? टाइप, ग्रेड, क्लास या फॉर्म। तीन टर्म देख लो जल्दी से, ग्रेड, क्लास एंड टाइप। ये तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन दोनों की सिर्फ डेफिनेशन जान लेना बहुत है।
टाइप तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई प्लैटी, प्रिज्मेटिक, कॉल्यूमिनर, ब्लॉकी, स्पोराइडल, ये सारे टाइप जो हैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, एग्रीगेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एग्रीगेट्स। क्या होता है एग्रीगेट? ये रहा सैंड बड़ा सा, ये रहा सिल्ट थोड़ा छोटा, और क्ले पार्टिकल और भी छोटा। अब ऐसा नहीं है कि भाई सैंड उधर पड़ा है, सिल्ट उधर पड़ा है, क्ले कहीं और पड़ा है, ऐसा नहीं होता सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर ये सब आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। क्यों बंधे होते हैं? क्योंकि भाई सॉइल में है क्ले, सॉइल में है ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के पास है फॉस्फेट ग्रुप, और सॉइल के पास है आयरन और एल्युमिनियम की ऑक्साइड्स, ठीक। और ये सारी चीजें एक्ट करती है एज सीमेंटिंग एजेंट, जो सॉइल के पार्टिकल्स को बांध के रखती हैं, ठीक है। तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स में आपस में बंधे हुए हैं, इसी को अपन बोलते हैं पैड्स। पैड बोल दो या फिर इंडिविजुअल नेचुरल एग्रीगेट्स, इंडिविजुअल नेचुरल एग्रीगेट्स, ठीक है। पैड क्या हो गया? इंडिविजुअल नेचुरल एग्रीगेट्स, इसको हम पैड बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं ग्रेड के ऊपर। ग्रेड मतलब कि ये पैड कितना मजबूत या कमजोर होगा, उसको अपन बोलेंगे ग्रेड। क्या होगा? कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, ठीक है। इसको आप या फिर ड्यूरेबल भी बोल सकते हो। ड्यूरेबिलिटी बताता है सॉइल स्ट्रक्चर की, या फिर ड्यूरेबिलिटी, या फिर डिस्टिंक्टनेस, डिस्टिंक्टनेस, स्पेलिंग देखते रहना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ पैड या डिस्टिंक्टनेस ऑफ पैड कौन बताता है? ग्रेड बताता है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा होता है इनका साइज। मतलब अब ये मान लो कि आपका 2 सेंटीमीटर का होगा, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर में ये पैड आपके क्या हो रहे हैं, इन पैड का साइज कितना है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होगा उसका साइज कितना है। हो सकता है 1 से 2 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है 2 से 5 होगा, 5 से 10 होगा। तो साइज की अगर हम बात करेंगे तो वो बताता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्या बताएगा? साइज बताएगा, और यही आपका आंसर होगा। और टाइप क्या बताएगा? टाइप बताता है कि भाई ये पैड जो है, अलग अलग कई सारी जो ये पैड हैं, ये किस अरेंजमेंट में क्या है, ये किस फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं। टाइप क्या बता रहा है कि जो पैड है इनका अरेंजमेंट पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं टाइप। फॉर एग्जांपल पैड मान लो कि आपके थोड़े ऐसे लंबे ऊपर की तरफ अरेंज हो गए, इसको हम बोलेंगे कॉलमनर स्ट्रक्चर आ गया। पैड मान लो आपको थोड़ा ऊपर और थोड़ा साइड में अरेंज हो गए, इसको हम बोलेंगे ब्लॉकी स्ट्रक्चर, की ऊपर भी उतना ही है और साइड में भी उतना ही है। तो पैड कैसे अरेंज हो रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ पैड, इसको अपन टाइप बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पैड्स। तो ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए। ग्रेड कितना मजबूत कमजोर, क्लास, साइज जो हमारा हो गया राइट आंसर, और टाइप क्या बताता है? अरेंजमेंट ऑफ पैड। तो सी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा। साइज ऑफ पैड कौन बताता है? क्लास बताता है। द मेथड यूज टू मेजर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, है ना। हाँ ठीक है सर, 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहा हूं। एक है प्रेशर प्लेट एपरेटस और एक होगा प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस। क्या होगा? मेम्ब्रेन एपरेटस। अब देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब जो सॉइल ने वाटर को अपने साथ 15 मतलब इतना टाइटली बाइंड किया हुआ है। 15 बार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई सॉइल ने वाटर को अपने साथ बहुत टाइटली बाइंड किया है। अब अगर प्लांट की रूट को इस सॉइल से वाटर को खींचना है तो उसको 15 बार का प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो प्लांट की रूट के लिए पॉसिबल नहीं है तो भाई प्लांट सूख जाएगा तो विल्टिंग हो जाएगी। तो इसी को बोला हमने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो -15 बार पे सॉइल में पानी प्रेजेंट है। ठीक, ये हो गया एक बात। इसको मेजर किससे करते हैं भाई? प्रेशर प्लेट नाम का जो एपरेटस है ये -15 बार तक कितना पानी प्रेजेंट होगा मेजर कर लेता है। ठीक, मेम्ब्रेन एपरेटस की बात करूं तो -100 बार तक पानी मेजर कर लेता है। तो कुल मिला के प्रेशर प्लेट एपरेटस आपका इसको मेजर करने के काम आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट जाएगा। पर याद रखना प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस भी आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो -100 बार तक करता है, तो ये आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी मेजर कर लेगा। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, जो होता है -31 बार पे। आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो -15 बार पे प्लांट रूट इतना प्रेशर नहीं लगा सकती, -15 बार नहीं लगा सकती, तो 31 बार तो उसका दुगना है, उतना तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उसको प्लेट एपरेटस वाला मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये -15 बार तक लिमिट है। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट मेजर करने के लिए हम प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि प्लेट एपरेटस करेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेजर, और मेम्ब्रेन वाला है वो करेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट प्लस हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, दोनों को मेजर, बात खत्म। बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। इफ अ सॉइल मैट्रिक पोटेंशियल इज -0.1 बार, तो मॉइस्चर आपका यहाँ पे क्या होगा? देखो ये वही वाली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होंगे। ठीक है, अगर आपने मतलब पढ़ रखा है अगर सॉइल फिजिक्स वगैरह, तो आपको ये क्वेश्चन पता होंगे। अगर पर क्वेश्चन वही है कि लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए और एग्जाम का प्रेशर है आपके सर के ऊपर, तो आप क्या क्वेश्चन सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बस बात इतनी सी है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो सबसे पहले, चलो सबसे पहले छोड़ो, हाँ सबसे पहले आपका आता है सैचुरेटेड वाटर कि सॉइल में पानी ही पानी भरा हुआ है। उसके बाद आता है फील्ड कैपेसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल वाटर भी आता है, हम ग्रेविटेशनल वाटर की भी बात ही नहीं करते। फील्ड कैपेसिटी आता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आता है। उसके अलावा एयर ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल, उसकी अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 3 की बात कर रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी में जो आपका वाटर होगा वो 0.1 से लेके 0.33 बार इसके आसपास जो है पानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सॉइल ने इस प्रेशर के साथ क्या किया है, वाटर को बाइंड किया है। तो इजीली प्लांट की रूट इतने से वाटर को अपटेक कर सकती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बताया -15 बार, अब इतना जोर प्लांट नहीं लगा सकता, तो ये आपका अनअवेलेबल वाटर में आ गया। मेन चीज़ क्या है कि अगर मैट्रिक पोटेंशियल 0.1 बार है तो मॉइस्चर कहाँ होगा, तो भाई 0.1 बार आपका फील्ड कैपेसिटी में देखने को मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा आपका। ठीक है, सैचुरेटेड में 0 होता है, सैचुरेटेड में 0 होगा, फील्ड कैपेसिटी में 0.1 से 0.3 बार। इसको आप चाहो तो 1/10 से 1/3 बार भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये सैंडी सॉइल के लिए होता है और ये क्ले सॉइल के लिए होता है। कहने का मतलब है सैंडी सॉइल वाटर को थोड़ा लूज बाइंड करता है तो प्लांट थोड़ा इजीली अपटेक कर सकता है, क्ले सॉइल वाटर को अपने साथ थोड़ा ज़्यादा फोर्स से बाइंड करता है, तो क्ले सॉइल से वाटर निकालना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर जो है उसको लगाना पड़ता है प्लांट की रूट को। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आपको बस यही ध्यान में रखना था कि भाई 0.1 बार जो है कहाँ पे आ रहा है। हिस्टेरिसिस पूछा है भाई आपसे, हिस्टेरिसिस क्या होता है, अब देखो लो यार हिस्टेरिसिस। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं यहाँ पे, एक बनता है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक बनता है हिस्टेरिसिस का। ठीक है, दोनों थोड़े सिमिलर से कॉन्सेप्ट है ना, पर वही बात है, अब यही वाली बात है ना कि ये ऐसा नहीं कि डीप टॉपिक है, ये नॉर्मल सा टॉपिक है सॉइल साइंस में। ठीक है, पर वही बात है कि सॉइल फिजिक्स बड़ा बहुत है। अब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हिस्टेरिसिस कुछ तो था, है ना, पर पता भी तो क्या था। जल्दी से देखो क्या होता है। हिस्टेरिसिस जानना है तो पहले पता होना चाहिए सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे मान लो आपका -15 बार है, -31 बार है, तो जितना जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल या प्रेशर, ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, इधर वाटर लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे जैसे अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, राइट जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे ही वैसे पानी घटता जाएगा और घटता जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या हुआ ये ग्राफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, वाटर का और पोटेंशियल का। क्या बोलेंगे इसको, SMCC, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हिस्टेरिसिस क्या हुआ भाई फिर, देखो ये हुआ ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ड्राइंग मतलब पानी ज़्यादा था, पोटेंशियल बढ़ता गया, पानी कम होता गया और सॉइल सूख गया आपका। अब हम पानी को वापस डालें, अगर पानी धीरे धीरे बढ़ाते चलें और बढ़ाते चलें, ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वो ड्राइंग था तो ये वेटिंग हो गया आपका। हिस्टेरिसिस में ये कहना चाहते हैं कि भाई सूखते टाइम ग्राफ ऐसा बना, पर जब हमने पानी को वापस डाला, उसको वेट किया, तो वो ग्राफ वापस वही वाला क्यों नहीं बना, थोड़ा सा अलग ग्राफ क्यों बना। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस, बोलते हैं इस चीज को कि दोनों टाइम पे ग्राफ अलग बना, वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका जो पहला आंसर है, द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल वाटर पोटेंशियल एंड वाटर कंटेंट ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग इज नोन एज हिस्टेरिसिस। ठीक है, दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस। क्यों होता है, बहुत रीजन है। पहला रीजन आता है इंक बॉटल इफेक्ट, पार्टिकल में जो सॉइल में पोर्स होते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब मान लो सूखते टाइम पानी बड़े वाले पोर्स से थोड़ा मूव कर गया और जब आपका ड्राई हो रहा था तो छोटे पोर्स से मूव कर गया। कुल मिला के पोर्स का अलग अलग साइज है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी बहुत हवा हो सकती है सॉइल के अंदर फंसी हो, तो बहुत रीजन हो सकते हैं जिस वजह से हिस्टेरिसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट चला जाएगा। तो ये आपका हिस्टेरिसिस का कुछ इस तरीके से ग्राफ है। अब कह रहे हाइड्रोमीटर मेथड को कैलिब्रेट किस में किया जाता है, होता क्या है भाई हाइड्रोमीटर, ये दिख रहा होगा ये आपको, ये वो नहीं है, थर्मामीटर नहीं है ये कि फीवर मेजर करेंगे, इससे हम लोग क्या मेजर करेंगे, सॉइल का टेक्सचर मेजर करेंगे भाई, टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर। देखो जल्दी से एक चीज मैं बता दूं आपको, टेक्सचर मेजर कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉइल को डाल देंगे, सॉइल का पानी डिस्टिल वाटर में सॉइल को घोरा अच्छे से मिलाया और हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब भाई सैंड के पार्टिकल होते हैं एकदम बड़े बड़े, वो नीचे आ जाएंगे। क्ले के पार्टिकल होते हैं एकदम छोटे से, वो ऊपर रह जाएंगे आपके। ठीक है, तो डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा भाई, क्योंकि नीचे डेंसिटी क्या हो गई, सैंड के पार्टिकल की डेंसिटी हो गई नीचे, ऊपर क्ले के पार्टिकल की डेंसिटी हो गई और सिल्ट इनके बीच में आ जाएगा। तो ये आपका सॉइल टेक्सचर निकाल रहे हैं हम कि सैंड आपका नीचे चला गया, सिल्ट बीच में आ गया, क्ले आपका ऊपर ही रह गया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोमीटर डाल देंगे
और हाइड्रोमीटर क्या करेगा, इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी देर में खुद को अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और फिर उससे हम रीडिंग लेते हैं और रीडिंग से फिर कैलकुलेशन करते हैं और फिर सॉइल टेक्सचर का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर है, ये भी आपका सेडिमेंटेशन पे ही बेस्ड है। सेडिमेंटेशन मतलब पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल करते हैं। सैंड सबसे पहले सेटल करेगा, फिर आपका सिल्ट करेगा, फिर आपका क्ले बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका, ठीक है। हाँ, तो टेक्सचर निकालते हैं, ठीक है। और इसको कैलिब्रेट करते हैं अपन 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। क्यों कैलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आपने कैलिब्रेट करना जरूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो भाई डेंसिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, और डेंसिटी चेंज हो गई तो फिर पार्टिकल का जो सेटलमेंट है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस में इसको कैलिब्रेट जो है किया जाता है हाइड्रोमीटर मेथड को। उसके अलावा हाइड्रोमीटर मेथड की खास बात है कि फास्ट मेथड है, जल्दी आपको सॉइल टेक्सचर पता चल जाएगा, पर ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एक्यूरेट होता है वो होता है पिपेट मेथड, और पिपेट मेथड आपका बेस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, पर वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगाता है पिपेट मेथड। तो हाइड्रोमीटर मेथड क्या थोड़ा जल्दी चीज़ों को बता देता है। 20 डिग्री पे कैलिब्रेट किया, पॉजिटिव मिनिस्कस जो है इसमें हम रीड करेंगे, मतलब ये जो आपका मिनिस्कस है, इसमें लोअर वाला जो मिनिस्कस है, जनरली इस नीचे वाले मिनिस्कस को हम रीड करते हैं रीडिंग लेते टाइम, पर इसमें हम ऊपर वाले मिनिस्कस की रीडिंग करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सॉइल ही सॉइल भरा पड़ा है तो दिखेगा नहीं आपको नीचे वाला मिनिस्कस क्लियरली, ठीक है। अब बस ये लाइन और देख लो, बस कैलकेरियस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या सैलाइन सॉइल में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको करना है तो भाई सोल्यूबल सॉल्ट को रिमूव करने के लिए ऑक्टेन 2 डालो, और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए आपको डालना पड़ेगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कैसे करेंगे सॉइल टेक्सचर एनालिसिस के लिए, H2O2 डाल के, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है H2O2। द फाइन अर्थ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन, करेंगे भाई फाइन अर्थ किसको कहा जाता है, फाइन अर्थ, स्केलेटन, फ्लैश, क्या होता है सब सुना होगा कुछ, स्केलेटन ऑफ सॉइल भी होता है कुछ, और फ्लैश ऑफ सॉइल भी होता है। देखो फाइन आपके वो हो जाते हैं जो जैसे सैंड है, सिल्ट क्ले, ये सब आपके फाइन अर्थ फ्रैक्शन में काउंट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन सबका साइज जो है 2 mm से क्या है, लेस है, कम है, ठीक है। तो 2 mm से कम होगा तो आपके फाइन फ्रैक्शन के अंदर या फाइन अर्थ में रखा जाता है। इससे जो भी बड़ा होगा वो कोर्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, और कोर्स फ्रैक्शन का सॉइल टेक्सचर में कोई पार्ट नहीं होता। तो जिनका भी 2 mm से कम है जो फाइन अर्थ में आएंगे, इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा किस चीज़ में, सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन करने में। स्केलेटन की बात करें तो भाई सैंड और सिल्ट को हम बोलेंगे स्केलेटन, फ्लैश होता है क्या सॉइल में, क्ले को अपन फ्लैश ऑफ सॉइल भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वही चीजें लिखी हुई हैं, एक बार रीडिंग चाहो तो मार लेना, ये ध्यान लाइन भी पूछ लेता है आपसे कि स्केलेटन किसको बोलते हैं या फ्लैश किसको कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या बताता है, तो ये तो मैंने आपको चलो बता ही दिया काफी हद तक, कि भाई सीधा सीधा लिख लेते हैं, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे -15 बार, ठीक है, -15 बार। क्या बताया मैंने आपको कि भाई सॉइल ने -15 बार, मतलब सॉइल ने वाटर को अपने साथ पकड़ रखा है। अब प्लांट की रूट 15 बार नहीं लगाएगी तभी वो वाटर को खींच सकती है, और प्लांट की रूट 15 बार नहीं लगा सकती, तो विल्टिंग जो है प्लांट की स्टार्ट होगी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया। फिर हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट -31 बार। अब भाई यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है कि प्लांट की रूट पानी निकाल सके, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बहुत टाइटली सॉइल के साथ बाइंड होता है। तो कहाँ दिखा वेपर, आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। टेंसियोमीटर क्या मेजर करता है, क्या मेजर करेगा टेंसियोमीटर, हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल वाटर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या मेजर करता है। सलाइन सॉइल में तो अपन यूज ही नहीं करते टेंसियोमीटर। भाई टेंसियोमीटर सबसे पहली चीज -0.8 बार तक ही पोटेंशियल मेजर कर सकता है। कौन सा पोटेंशियल मेजर करता है ये, देखो टेंसियोमीटर क्या मेजर करता है, ये है सॉइल, ठीक। अब सॉइल क्या है, ड्राई सॉइल है, क्या है ये, ड्राई, सूखा हुआ सॉइल है, ड्राई बोल दो, या थोड़ा साइंटिफिक बोलूंगा तो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, मतलब अनसेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। अनसेचुरेटेड मतलब अब सॉइल को चाहिए वाटर, चाहिए पानी, ठीक है। अब ये सॉइल के हाथ पैर तो है नहीं, कहीं से जाके पानी ले ले, ठीक है। इसको क्या है, इसको वाटर चाहिए तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है, एक प्रेशर लगाएगा ये वाटर की तरफ, वाटर के लिए एफिनिटी है, वाटर को अपने साथ बांध के रखेगा। हम टेंसियोमीटर जैसे सॉइल में डालेंगे, इसमें हम भरते हैं पानी, और ये पानी क्या होता है, इस पानी को
सॉइल का पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा और अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, हम बस यही पता लगा रहे हैं कि सॉइल का पार्टिकल किस फोर्स से पानी को अपनी तरफ खींच रहा है या किस टेंशन से पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। टेंशियोमीटर, टेंशन को मेजर करने वाला मीटर। ठीक है, इसी फोर्स को, इसी प्रेशर को जिससे ये वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? मैट्रिक मतलब मैट्रिक्स, सॉइल की जो मैट्रिक्स है या तो सॉइल के जो पार्टिकल है वो वाटर को किस एफिनिटी से अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट इज नोन एज मैट्रिक पोटेंशियल। और यही आपको बताता है कौन? टेंशियोमीटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कह रहे भाई ग्रेविमेट्रिक कौन सा होगा? देखो सॉइल के कई सारे मेथड होते हैं ना, अब मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है और मोस्ट वाइडली यूज्ड भी यही होता है। इसमें अपन 124 डिग्री सेल्सियस ठीक है, हाँ ग्रेविमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे 105 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर यूज करेंगे। सॉइल को ओवन ड्राई करते हैं 24 घंटे के लिए, या फिर जब तक सॉइल का वेट कांस्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, पहला ग्रेविमेट्रिक है। उसके अलावा आपका आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड आता है एक, फिर एक आपका आता है न्यूट्रॉन प्रोब, गामा रे एटीन्यूएशन, टीडीआर मेथड। तो अलग अलग टाइप के मेथड जाते हैं जो सारे सॉइल मेजर करने के तरीके हैं। इनमें से सिर्फ ग्रेविमेट्रिक मेथड, बाकी सबको अगर आप छोड़ दो तो सिर्फ ग्रेविमेट्रिक मेथड ही ऐसा मेथड है जो डायरेक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव है। उसके अलावा जितने मैंने नाम लिए सब की सब इनडायरेक्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव है। जो सी वाला है बाकी सारे इनडायरेक्ट है और नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ग्रेविमेट्रिक में आपने सॉइल खराब कर दी, एक तो आप सॉइल लेके आए, आपने डायरेक्ट सॉइल से वाटर निकाला तो डायरेक्ट मेथड है। दूसरा, ओवन ड्राई करके आपने सॉइल खराब कर दिया, वापस जाके उस फील्ड में आप सॉइल को नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट एंड डिस्ट्रक्टिव मेथड है। डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। रेंज ऑफ बल्क डेंसिटी फॉर एग्रीकल्चर सॉइल, फॉर एग्रीकल्चर छोड़ो, आप मुझे सैंडी सॉइल का ही बता दो यार। ठीक, तो ये बल्क डेंसिटी की रेंज याद रखनी चाहिए, 1.1 से लेके 1.7 तक होती है। ठीक है, कम बल्क डेंसिटी होगी क्ले की और ज़्यादा बल्क डेंसिटी होगी सैंड की। ठीक है, ये रेंज याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि भाई 1.1 से लेके 1.4 तक तो होगी क्ले की और 1.4 से 1.7 होगी सैंड की बल्क डेंसिटी। तो यहाँ पे जो आपका सैंड की अगर मैंने पूछ ली तो राइट आंसर चला जाएगा क्या? बी ऑप्शन। सैंड की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, क्यों ज़्यादा होती है? भाई पोरोसिटी कम है सैंड में पोर्स कम है, क्ले में पोर्स ज़्यादा है, पोर्स ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। उसके अलावा ये भी याद रखना, ये पार्टिकल डेंसिटी यहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.6 से 2.75, लगभग डबल होती है ये बल्क डेंसिटी का। पर राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जो है जाएगा। प्रीडोमिनेंट प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन सॉइल, सॉइल के अंदर अगर गैस को एक्सचेंज होना है तो कौन सा प्रोसेस करेगी वो फॉलो? जल्दी से देख लेते हैं। N2O2CO2 ये एटमॉस्फेयर में ही है और यही है सॉइल में। मेजर तो यही गैसेज हैं, बाकी गैसेज थोड़े थोड़े परसेंटेज में है। बाकी 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी बचा ही कितना, वो आपका बाकी अदर्स गैसेज आ गई। ठीक, अब देखो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। दो ही तरीके फॉलो होते हैं सॉइल में गैसेज एक्सचेंज का, एक होता है मास फ्लो, एक होता है डिफ्यूजन। अब क्या हुआ मास फ्लो? भाई मास फ्लो मतलब कि मान लो एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेज का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे सॉइल में क्या है? कम है। तो हाई से लो प्रेशर की तरह पूरी की पूरी एयर स्ट्रीम मूव कर जाए। क्यों कर रही है मूव? क्योंकि भाई टोटल प्रेशर जो था एयर का वो चेंज हो गया है। तो इसको अपन बोलते हैं मास फ्लो। मास फ्लो में इंटायर एयर स्ट्रीम हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि टोटल प्रेशर में उसके चेंज आ गया। ठीक है, बट बार बार ऐसा नहीं होगा कि टोटल प्रेशर बदल जाए। टोटल प्रेशर आपका जरूरी नहीं है कि रोज रोज बदलता ही रहे, टाइम लगता है टोटल प्रेशर को बदलने में। तो रोज रोज क्या होगा? एक मिनट। ठीक, अगर पूरी की पूरी एयर क्या करिए, टोटल प्रेशर की वजह से पूरी की पूरी एयर ही मूव कर जाए, वो होता है मास फ्लो। पर हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार सॉइल में क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में कम है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में बढ़ती जा रही है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब पूरी की पूरी एयर नहीं जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। क्यों जाएगी? उसका पार्शियल प्रेशर में चेंज आ रहा है। उसका पार्शियल मतलब उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसमें चेंज आ रहा है, उसकी वजह से वो मूव कर रही है। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। और सॉइल में जो मैक्सिमम आपका होगा वो डिफ्यूजन ही देखने को मिलता है। यहाँ पे सारी गैस नहीं जा रही है, हर गैस अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है मूव करेगी सॉइल से एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर से सॉइल की तरफ। तो ये हुआ आपका बी ऑप्शन, डिफ्यूजन। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बिलो विच रूट ग्रोथ इज इनहिबिटेड। कह रहा है कि भाई आपका यहाँ पे देखो, ये प्लांट की रूट है, ये खाद बन गया, प्लांट की रूट बनाते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनता है ना, टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है, टाइम है नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनता है। ये प्लांट की रूट है भाई, प्लांट की रूट क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ले रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहे हैं भाई, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। तो लगातार रूट के आसपास ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, और ये कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन की लगातार यहाँ पे क्या होती जा रही है, सप्लाई होती जा रही है। तो कितनी जल्दी ये जो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है इसको रिप्लेनिश किया जाए, उसकी सप्लाई करी जाए, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ठीक। अब क्या होगा, अगर ये किसी पर्टिकुलर रेंज से कम हो जाए, जो है आपका 20 × 10⁻⁸, मतलब अगर आपको ODR काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर प्रॉपर रूट को नहीं मिल पाया, क्योंकि ये तो कंज्यूम कर लेंगे और प्रॉपर रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा भाई, रूट की डेथ हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरने लगेंगे एरोबिक वाले, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो ODR है वो आपका यहाँ पे क्या जो ODR है वो आपका कम से कम 20 × 10⁻⁸ होना चाहिए। यूनिट भी ध्यान में रखनी है कि इतनी ग्राम ऑक्सीजन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 मिनट के अंदर पास कर रही है। आपकी ऑक्सीजन कितनी ग्राम ऑक्सीजन 1 मिनट, आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 मिनट में पास कर रही है, उसी को हम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कह दे रहे हैं। अगर ये आपका 20 से भी कम चला गया, 20 × 10⁻⁸ से भी कम चला गया, तो इसका मतलब बहुत स्लो ऑक्सीजन आ रहा है और प्लांट जो है आपका वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, क्योंकि रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। चलो भाई, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो अभी कुछ और भी थे, पर हम लोग उसको धीरे धीरे करके करते रहेंगे। तो ये आज के लिए था सॉइल फिजिक्स का सेशन, बाकी जुड़े रहो, अच्छे अच्छे सेशन लगाते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, अगर आपको आज की क्लास से या सॉइल फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर बैच ज्वाइन करना है तो नंबर मैंने आपको बताया ही है, आप यहाँ से अब करोगे स्किप, तो उससे पहले ये रहा नंबर 9306021110। तो अगर नया बैच ज्वाइन वाइन करना है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके बैच की इंक्वायरी ले सकते हो। AFO का बैच स्टार्ट हो रहा है कब, नए साल जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका चलेगा ठीक ठाक, ठीक है। चलो, तो ये था आज के लिए, मिलते हैं आप सबसे बाकी नेक्स्ट सेशन में।